गुड आफ्टरनून। वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को आता है। इस साल भी आ रहा है। आमतौर पर लोग सिर्फ दिल की बात करते हैं, लेकिन इस साल क्या बदला है? इस साल बदला है कोरोना के बाद का सिनेरियो, जिसने लोगों को ये बताया कि अगर आपको कोरोना हो गया है, आप उससे रिकवर भी हो गए हैं या फिर आप पोस्ट रिकवरी मोड में हैं, तो आपको अपने लंग्स के साथ साथ अपने दिल का भी ख्याल रखना है। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि कोरोना के बाद जितनी मुश्किल फेफड़ों की रिकवरी में आई, उतनी ही मुश्किल या उससे थोड़ी कम मुश्किल हार्ट के केसेस में आई। ऐसा देखा गया कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोग दिल के मरीज हो गए। ये क्या कनेक्शन है? और अगर आप रिसेंटली कोरोना से रिकवर हुए हैं या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है? हमारे साथ डॉक्टर नरेश गोयल हैं और डॉक्टर साकेत भारद्वाज हैं, जो कि BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं। दोनों इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की फील्ड से हैं। तो आपके मन में जितने भी सवाल आज कोरोना से रिलेटेड होंगे और उसके बाद आपका दिल किस तरह से इन्वॉल्व हुआ है, आपको करना क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। वेलकम सर। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि कोविड जब होता है तो हर कोई ये सोचता है कि हमें अपने फेफड़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन हमने ये देखा कि जितने लंग्स इन्वॉल्व हुए, उतने ही कहीं ना कहीं हार्ट भी इन्वॉल्व रहा। कुछ लोगों में हार्ट अटैक के भी इंसिडेंट्स देखे गए। तो ये क्या कनेक्शन है, इसको आप बताएं। देखिए, कोविड एक बहुत अलग टाइप की बीमारी है। हम लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए प्राइमरली हम पहले लंग्स पे फोकस थे, बट हार्ट डेफिनेटली काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहले हार्ट डिजीज़ थी और कुछ कोविड के बाद डेवलप हुई। जिनको हार्ट डिजीज़ थी उनमें कोविड और ज़्यादा घातक हुआ, ज़्यादा सीरियस हुआ, और हार्ट कोविड के कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम आई। मुख्यतः अगर आप देखें तो धड़कन की प्रॉब्लम, कुछ लोगों की हार्ट बीट लो हो गई, कुछ लोगों की हार्ट बीट ज़्यादा हो गई। कोविड में हमने ये भी देखा कि खून की गांठें ज़्यादा बनती हैं, लंग्स में बनती हैं। ऐसे ही खून की गांठें जब हार्ट में बनती हैं तो हार्ट अटैक होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, कोविड के पेशेंट्स में कई बार सडन कार्डियक डेथ भी देखी गई। इस प्रकार के मरीजों में देखा गया कि उनका हार्ट कमज़ोर हो गया, हार्ट फेलियर डेवलप हो गया, और हार्ट फेलियर का इलाज साथ में अलग चलता रहा। सो कोविड अपने आप में इस टाइप की बीमारी है जिसने पुरानी हार्ट की बीमारी को और प्रेसिपिटेट किया है और साथ में नई भी डेवलप करी है। तो आपको कोविड के साथ साथ जो भी नए कोविड से रिकवर हो रहे हैं, मेरी सलाह है कि आप अपने हार्ट का चेकअप एक बार जरूर करें। पर्टिकुलरली अगर आपको पहले हार्ट की कोई भी बीमारी थी, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने हार्ट या कार्डियोलॉजिस्ट से दोबारा मिलें और अपने हार्ट का दोबारा चेकअप कराएं। डॉक्टर साकेत भारद्वाज, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कोई यंग व्यक्ति है, उसको कोविड हो गया, उसके बाद वो रिकवर हो गया, तो क्या हर किसी को आप ये एडवाइस करेंगे कि रिकवरी के बाद एक हार्ट से रिलेटेड टेस्ट कराएं, स्क्रीनिंग कराएं, या उसका कोई क्राइटेरिया होगा कि किसे कराना है, किसे नहीं कराना? हर किसी पेशेंट को जो रिकवर हो चुका है कोविड से, उसको ज़रूरत नहीं है। जो हमारा रिकमेंडेशन वो यही है जो जिसको सिम्टम्स हैं, और मोस्ट कॉमन सिम्टम यूजुअली पेशेंट पैल्पिटेशन से, धड़कन बढ़ जाती है, उसी से आ रहे हैं। वही पेशेंट यूजुअली हमारे पास आ भी रहे हैं। किसी को ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो गया या किसी को चेस्ट पेन, कोई और चीज़ एसोसिएटेड फ्रेश सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। सब लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। सबको जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा पैल्पिटेशंस ज्यादा हैं, अगर तो एक लेमैन टर्म में हम देखते हैं कि 70 to 100 बीट्स पर मिनट अगर आपका हार्ट धड़क रहा है, तो वो ठीक है। क्या ये क्राइटेरिया माना जाता है? हाँ, रफली ठीक है, इसी रेंज में रहता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई मूवमेंट करता है, कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर रहा है, उसमें हार्ट रेट बढ़ भी जाता है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि 70 to 80 या इतना ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। हार्ट बीट अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज बढ़ भी जाती है। सो वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए हमें वरी नहीं करना। अगर ये सिटिंग पे या रेस्टिंग पे भी हार्ट रेट ज़्यादा जा रही है और यहाँ पेशेंट को पैल्पिटेशन फील हो रही है, सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल है। कोरोना वायरस से रिकवरी के बाद क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि ये लोग हैं जो ज्यादा एट रिस्क हैं टू डेवलप अ हार्ट कंडीशन, या उनको हार्ट प्रॉब्लम हो जाए? जिन लोगों को पहले हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को डायबिटीज़ है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या लंग्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों को हार्ट ये कोरोना के बाद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। तो इन लोगों को ही हम ज़्यादा अलर्ट के लिए कहते हैं। उनको कहते हैं कि अब दोबारा आके चेकअप भी करा लें। अगर इनको कोमॉर्बिडिटीज ये पहले से हैं, तो वी वुड लाइक टू सी कि उनका दोबारा लंग हार्ट में कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम्स तो नहीं आई। उनको हम ज़्यादा कहते हैं कि आप आके ज्यादा एडवाइस करते हैं। डॉक्टर गोयल, ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी है कि जो लोग पहले से प्री डिस्पोज्ड हैं या हार्ट पेशेंट्स रहे हैं, वो ऑब्वियसली ज्यादा ध्यान रखें। बट फॉर समबडी जिसको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं रही, उनको क्या ध्यान रखने? देखिए, उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे हमने मरीज देखे हैं जिनको पुरानी कोई बीमारी नहीं थी और कोविड के बाद दे सडनली कोलैप्स।
वो पर्टिकुलरली हमने उसको लाइटली ले लिया और केवल लंग्स पे ध्यान देते रहे। तो जो कोई, जैसे डॉक्टर साकेत ने बताया कि जिसको भी कोई प्रकार के सिम्टम है, सिम्टम क्या हो सकते हैं, धड़कन की प्रॉब्लम हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकती है, मिस्ड बीट हो सकती है, धड़कन लो हो सकती है, धड़कन ज्यादा हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, सांस फूलना हो सकता है, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी करने पे जो रूटीन में पहले आप 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ लेते थे आराम से, आज 1 या 2 मंजिल पे आपका सांस फूलने लग जाता है, छाती में भारीपन होने लग जाता है, या कोई और प्रकार के आपको लगता है सडनली पसीना बहुत ज्यादा आने लग रहा है। तो इस प्रकार के जो भी मरीज हैं, किसी भी प्रकार के सिम्टम्स हो, ऐसा नहीं है कि केवल हार्ट डिजीज है, लेकिन एक बार जांच कराना अपेक्षित है। और जांच अगर आप कराएंगे तो अगर हल्की फुल्की कोई बीमारी हो कोई, तो उसका इलाज अगर आप समय के साथ करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। कार्डियोलॉजी रिलेटेड ऐसे कौन से बेसिक टेस्ट हैं जो आप लिस्ट आउट करना चाहेंगे कि आप ये 2-3 बेसिक टेस्ट कराएं, उसमें कुछ निकलता है तो फिर एडवांस टेस्ट के लिए जाएं? देखिए, सबसे पहला तो इसमें कंसल्टेशन ही आता है कि सबसे पहले आप चिकित्सा से राय लें कि आपको किस प्रकार की तकलीफ है। और जैसे आपने टेस्ट बोला तो एक आम हो जाता है कि एक तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो ईसीजी अपन बोलते हैं वो अपने करके देखना चाहिए। ईसीजी में मैं 1-2 पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक अच्छी ईसीजी कराएं, अच्छी मशीन से, जैसे कि पूरे पेपर की ईसीजी होती है वो उस टाइप की ईसीजी कराएं। ईसीजी के अतिरिक्त जो दूसरा टेस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो हमारा होता है इकोकार्डियोग्राफी। आज के टाइम में दिल्ली में बहुत अच्छे जगह जगह उपलब्ध है, पर ये कराना एक स्पेशलिस्ट से चाहिए। ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी 2 प्रमुख टेस्ट हैं। इसके अलावा कई प्रकार की खून की जांचें हो जाती हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की जांच हो जाती है, सांस फूलने की जांचें हो जाती है, छाती में जो दर्द की उस प्रकार की जांचें हो जाती है। तो प्रमुख ईसीजी, इको और खून की जांचें हो जाती हैं। तो ईसीजी जैसे आपने कहा कि अच्छी जगह से कराएं, यानी ईसीजी कहाँ से कराया जा रहा है या इको कैसे कराएं, इससे फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। ईसीजी की क्वालिटी, ईसीजी की मशीन, सभी चीजों का फर्क पड़ता है। ईसीजी एक अच्छे जेंस के, मतलब जैसे कि अपन A4 साइज का पूरा पेज का ईसीजी का पेपर आता है, उसकी ईसीजी की क्वालिटी अलग होती है, उसकी रीडिंग एक अलग टाइप की होती है। जो हल्की मशीनें होती हैं उसमें कई प्रकार के मैंने देखा है कि ऐसे आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं जो कि फिर व्यक्ति को कंफ्यूज कर देते हैं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब हम ईसीजी अपने अस्पताल में कराते हैं तो बिल्कुल ठीक ईसीजी आती है। सेम वे इकोकार्डियोग्राफी जो करने वाला व्यक्ति है, जो डॉक्टर है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। आज के टाइम में जैसे कि हमने अलग अलग गाइडलाइंस बना रखी हैं, ऐसे अस्पताल में अगर आप कराएंगे तो एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, उनकी इकोकार्डियोग्राफी में समझ ज़्यादा होती है, वो बीमारी ज़्यादा ढंग से पकड़ पाते हैं। यानी स्पेशलिस्ट क्या रीड कर रहा है, आप कहाँ से टेस्ट करवा रहे हैं, ये भी जरूरी है। सिर्फ हमेशा रेट लिस्ट के हिसाब से मत जाइए, अपनी सिम्टम्स और अपनी मुश्किलों के हिसाब से चीज़ों को तय कीजिए तो वो ज़्यादा आसान होगा। बहुत सारे लोग जो इस डिस्कशन को सुन रहे होंगे उन्हें ये लग रहा होगा कि कोरोना हो गया तो अब हार्ट इन्वॉल्व हो ही जाएगा। पहली बात, ये जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी बात सर, ऐसे लोग जो कार्डियक पेशेंट रहे एंड दे हैड कोविड ऑल्सो, अब वो रिकवर हो गए, उन लोगों को क्या कुछ एडिशनल अब ध्यान रखने की जरूरत है? एडिशनल एक बारी, जैसे डॉक्टर नरेश ने कहा, उसके बाद में एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जाके ज़रूर मिल लें। और जब आपके सिम्टम्स वगैरह आप डिस्कस करेंगे तो अपने आप कार्डियोलॉजिस्ट विल फाइंड आउट कि आपको कुछ एडिशनल कुछ ज़रूरत है। उसके बेस पे ईसीजी, एक्कोकार्डियोग्राफी, यही यूजुअल टेस्ट हैं जो हम करते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी साथ में कर सकते हैं, यही मेन चीज़ है, कोई ऐसा वो ज़्यादा नहीं है। आपने अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में ऐसा देखा कि कोविड के बाद ऐसे इंसिडेंट्स बढ़े जिसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट रहा? कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं। मेरे प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हार्ट के केसेस नहीं आए हैं, ज़्यादातर केसेस पैल्पिटेशंस के ही आए हैं। सीवियर हार्ट डिसीज के केसेस कम ही हैं। So how do you perceive that palpitation episode? पैल्पिटेशन में यूजुअली पैल्पिटेशन हार्मलेस होता है। यह पैल्पिटेशन पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता है, रेट मेरा बढ़ जाता है बहुत जल्दी में, पैल्पिटेशन, हार्ट बीट बहुत पाउंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा फीलिंग उसको होती है। उसका लॉन्ग रन में यूजुअल इफेक्ट्स हमने नहीं देखे हैं, उसको हम सिम्टोमेटिक से ही मैनेज कर लेते हैं, मोस्टली सिंपल ड्रग से मैनेज कर लेते हैं। सीरियस चीज़ कोई यूजुअली नहीं निकली है, मगर हमें इन्वेस्टिगेट जरूर कर लेना चाहिए कि अंडरलाइन कोई सीरियस नहीं हो। ज़्यादातर केसेस में मैंने एटलीस्ट बहुत सीरियस पेशेंट इसमें नहीं देखे कि हार्ट अटैक्स वगैरह ऐसे नहीं देखे हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स देखी हैं। डॉक्टर गोयल, आप भी बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर पिछले 2 सालों की बात करूं, कोविड के बाद का जो सिनेरियो था, आपने क्या देखा ओपीडी में या जो पेशेंट्स आते हैं एडमिशंस के लिए, कोई कुछ चेंज आया है? देखिए, 2 सालों में बीच में 1 साल ऐसा रहा जिसमें कि लोगों ने बिल्कुल लॉकडाउन रखा, आए नहीं जब तक कि इमरजेंसी नहीं हुए। तो इस प्रकार के बहुत से मरीज हैं जो पिछले साल 2 साल से अपने चिकित्सक से राय नहीं ले पाए, तो ऐसे ही लोग दोबारा पुनः आने लगे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को साथ में फॉलो करते हुए दोबारा उनको देखने लगे। मैं डॉक्टर साकेत से सहमत हूँ कि हमें पैल्पिटेशन के मरीज बहुत ज़्यादा हैं और उसमें उनकी जांच बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो आप सडन कार्डियक देखते हैं उन लोगों को भी वो यूजुअली पैल्पिटेशन करके ही प्रेजेंट किए हैं, और लेकिन जब इकोकार्डियोग्राफी किया और उसमें पता पड़ा कि उनका हार्ट कमजोर था,
तो जिन लोगों ने टाइमली करा लिया और इकोकार्डियोग्राफी के बाद अपना इलाज ले लिया तो उसमें वो रिकवर हो गए। लेकिन अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और केवल कोविड का सोचते रहे या पैल्पिटेशन का सोचते रहे कि नहीं कोविड के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा, देन दे हैड सफर्ड द सडन कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक के भी मरीज ज़्यादा आए हैं, हार्ट अटैक के अवेयरनेस ज़्यादा हुई है, चीज़ें पता पड़ी हैं। हाँ, ये भी है, साथ में फॉल्स अलार्म भी बहुत आए हैं, जिनको हार्ट की तकलीफ नहीं थी वो भी छाती में दर्द के साथ में आए और जांचें हुई और पता पड़ा कि नहीं है। फॉल्स अलार्म फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको मिस कर दिया तो वो एक घातक हो सकता है। तो बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार के मरीज आए हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के आए हैं, ब्लड प्रेशर लो होने के आए हैं, छाती में दर्द वाले जो हार्ट के पेशेंट हैं वो भी आए हैं, छाती में दर्द मांसपेशियों का है, कोविड के कारण से वो भी मरीज आए हैं। तो अलग ही प्रकार का एक नज़रिया सामने आया है पोस्ट कोविड, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के मरीज आ रहे हैं और उसको ही हम देख रहे हैं। लेकिन ये जैसा आप लोगों ने एक आम टेस्ट सुना होगा डी डाइमर, जो कोविड में काफ़ी कॉमन है और ये देखा गया है कि हर कोई जानना चाहता है और जिसके लिए खून पतला करने की दवाई बहुत लंबे समय तक लोगों को दी जा रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मॉडिफाई करना चाहूँगा, खून पतला करने की बीमारी अगर कोई व्यक्ति हार्ट पेशेंट है और वो पहले से अपनी दवाइयाँ ले रहा है तो वो अपने परिचय में अपने डॉक्टर से समझ करके ले। जस्ट ये नहीं है कि पहले की दवाइयाँ हार्ट की जैसी अमूमन बोल देते हैं हार्ट की दवाइयाँ चलने दीजिए, साथ में ये कोविड की दवाइयाँ और ले लीजिए। तो उसमें अगर वो खून पतला करने की दवाई मल्टीप्लाई होगी, सपोज पहले से पेशेंट के वाल्व डला हुआ है, वो एसिट्रोम पहले से खा रहा है और आपने अब नई दवाई खून पतला की और ले ली, तो फिर ब्लीडिंग के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेम वे कभी भी आप अपने हार्ट के अगर पेशेंट हैं और कोई नई दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर के परामर्श से लें कि हाँ ये दवाई मुझे लेनी चाहिए या कोई पुरानी दवाई बंद करनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया सर। हमने देखा बहुत सी प्रिस्क्रिप्शन में समबडी हु इज अ हार्ट पेशेंट और नॉट अ हार्ट पेशेंट, उसको एक बार कोरोना हो गया, ही रिकवर्ड, उसकी प्रिस्क्रिप्शन में होता है कि 1.5 महीने तक तो ये ले लो तुम, जो ब्लड थिनर्स हैं वो भी ले लो और ब्लॉकेज के लिए भी जो दवाएं दी जाती हैं वो भी ले लो। कितना एडवाइजेबल है ये? उसमें जो डॉक्टर आपका कार्डियोलॉजिस्ट या जो फिजिशियन है उसकी नॉलेज में जरूर होना चाहिए कि क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं। अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें काफ़ी कोविड में हम लोगों ने काफ़ी देखा है कि लोग सेल्फ ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया लोगों ने, प्रिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड हो रही थी। हाँ, फॉरवर्ड हो रही थी, वो करेक्ट नहीं है। पर्टिकुलरली जो लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम है उनको तो ज़रूर अपने डॉक्टर से टच में रहना चाहिए एंड उसके परामर्श से ही इलाज करना चाहिए। तो क्या ये कोई ब्लैंकेट रूल है कि आप कोविड से रिकवर हुए हैं, अबव 35 हैं, तो आपको ब्लड थिनर्स की जरूरत है फॉर अ मंथ? ऐसा कोई ब्लैंकेट नहीं, ऐसा रूल नहीं है। कोविड से जरूरी नहीं है। इसमें मॉडरेट या सिवियर डिसीज है उसमें यूजुअली रिकमेंड कर रहे हैं, माइल्ड में कुछ भी जरूरत नहीं है। तो यानी बहुत सारी दवाएं जो आपने खाई वो गैर जरूरी थी, कुछ डर कर पहुंचे हॉस्पिटल और कुछ डर कर घर में बैठे हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि कोरोना से तो रिकवर हो गए लेकिन फटीग अभी भी है, थकान अभी भी है और अभी काम पर नहीं जा सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। इन इंडिकेशंस को डॉक्टर गोयल किस तरह से देखा जाए? देखिए, अगेन ये आपके हार्ट की बीमारी के संकेत हो सकते हैं। मेरी सलाह इस प्रकार के मरीजों से यही है कि वो भी अपना चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर से लें। लेकिन इसके अमूमन कारण हार्ट के नहीं होते हैं लार्जली, बट कुछ पेशेंट्स में हो सकते हैं। अमूमन मांसपेशियों में फटीग के जो कारण होते हैं, नमक की कमी से हो जाते हैं, एक जनरल जो टायर्डनेस, वायरल मायोलजिया आप बोल सकते हैं, उसके कारण से हैं और वो वक्त के साथ होते हैं। ऐसे मरीजों को एक तो हाइड्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए, नमक की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अपनी डाइट अपनी अच्छी लेनी चाहिए, विटामिन डी, सनशाइन वगैरह सब अच्छा रहना चाहिए। हाँ, एक बार हार्ट की बीमारी रूल आउट जरूर कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड के कारण से आपका दिल कमजोर पड़ गया है, कहीं आपकी धड़कन ज़्यादा हो रही है, कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, इसमें भी इस प्रकार के सिम्टम आते हैं। तो एक बार एक कंसल्टेशन हो जाना चाहिए, कंसल्टेशन में एक जनरल चेकअप हो जाना चाहिए। डॉक्टर की कंसल्टेशन हो गया, ब्लड प्रेशर चेक हो गया, सैचुरेशन चेक हो गया, आपकी धड़कन चेक हो गई, आपका ईसीजी हो गया, इको हो गया। अगर ये सब चीज़ें ठीक है तो अमूमन ये चीज़ें ज़्यादा खतरनाक नहीं होती और वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती। कोई एक हम टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि अगर आपको कोविड के बाद 1 महीने तक थकान है, इट इज नॉर्मल, 4 महीने तक है तो कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा बता सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आपने भी देखा है कोविड के बहुत मरीज ऐसे हुए हैं जिनको पता ही नहीं पड़ा कब कोविड हो गया, और कई ऐसे हुए हैं कि कोविड में बहुत सीरियस हो गए, वेंटिलेटर पे हो गए और बच भी नहीं पाए। तो कोविड का जो पूरा पैराग्राफ है या पूरा स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड है, तो आप सब एक ब्लैंकेट रूल नहीं बना सकते। यू हैव टू कस्टमाइज फॉर एवरी पेशेंट। जी, पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि जो एहतियात के तौर पर दवाएं, जिसे हम सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन भी कह रहे हैं, मल्टीविटामिन ले लीजिए, विटामिन सी ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, काढ़ा पीते रहिए और एक्सरसाइज मत कीजिए क्योंकि अभी आप कोविड से रिकवर हुए हैं, ये जो नॉर्म हमने देखा बहुत लोगों ने फॉलो किया कि अब लेते रहिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? विटामिन वगैरह यूजुअली हार्मलेस ही होते हैं, कोई बेनिफिट है या नहीं है उसके लिए कोई बहुत ज्यादा डाटा नहीं है इसके ऊपर बेनिफिट्स के लिए, इसलिए हम गाइडलाइंस वगैरह में कहीं भी रिकमेंडेड भी नहीं है मोस्टली वो। और एक्सरसाइज पेशेंट को
खुद देख के चलना है कि मेरा कितनी कैपेसिटी है मेरी वॉक करने की, या कुछ ऐसे इफ ही इज अनकंफर्टेबल कुछ भी करने में, तो पेशेंट को फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। और अगर स्लोली, क्योंकि कोई पेशेंट ऑलरेडी कोविड से काफी हफ्ते निकला है, उसमें काफी दिन सफर किया है, तो इट शुड टेक टाइम टू गेट बैक टू हिज ओरिजिनल रूटीन। एकदम जल्दी से एक्सरसाइज के वापस रूटीन में नहीं, क्योंकि कंडीशनिंग बॉडी की खत्म हो जाती है, तो वापस रिकंडीशनिंग बहुत जरूरी है। तो स्लोली, जैसे रैंप का प्रोटोकॉल होता है, स्लोली एवरी डे विद ईच वीक ही हैज टू इंक्रीज हिज एक्सरसाइज। इट शुड बी ग्रेजुअल, सडन वापस पूरे प्रोटोकॉल पे जंप नहीं कर सकते उसमें। एक तो वो हुए जो कोविड से रिकवर हुए, और जनरल पॉपुलेशन की भी अगर बात करें जो लॉकडाउन में रही, जिनकी एक्सरसाइज बंद रही, स्विमिंग पूल्स बंद थे, जिम बंद थे, वो लोग जब लॉकडाउन से अनलॉक में आए और उनको लगा बस अब जिम जाके 1 महीने में पिछले सारे टारगेट्स पूरे करने हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? वो भी रॉन्ग है। वही जैसे मैंने पहले बताया कि पेशेंट बॉडी डीकंडीशन हो जाती है, तो ग्रेजुअली ही जाना है वापस उस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पे, और एकदम सडन जंप नहीं कर सकते। सडन इंजरीज हो जाती हैं, इससे हार्ट के ऊपर भी हेमोडायनामिक स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बॉडी इंजरीज भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो इट शुड बी ग्रेजुअल। आपके पास सर ऐसे केसेस आए? हमने देखा बहुत सारे लोग, जब अनलॉक सिचुएशन हुई, जिम खुले और एक्सरसाइज का टाइम आया, तो लोगों को लगा बहुत खा पी लिया है, अब उसको घटाना है, तो आज ही जिम जाके सारे टारगेट पूरे करने हैं। उनको आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, सबसे पहली मेरी एडवाइस है कि कोविड प्रोटोकॉल को ना भूलें। अभी भी कोविड गया नहीं है, कोविड है और आएगा, ये हम मान करके चलें। नहीं आता बहुत बढ़िया है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ना भूलें। आप चाहे जिम जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, यू शुड फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल। उसके पश्चात जैसे डॉक्टर साकेत ने बताया कि आपने लगातार कितना किया। ऐसा नहीं है कि आज जिम खुल गए और आज ही मुझे जाकर के पूरा लॉग करना है। आप जाइए, पहले दिन 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए। सबसे पहले टोन अप एक्सरसाइज कीजिए। टोनिंग अप अगर आपकी हो जाती है, देन यू गो फॉर द फर्दर एक्सरसाइज। और इसके अंदर आप ग्रेजुअली इसको बढ़ाइए अपना, और विद इन अ सर्टेन ड्यूरेशन, लाइक अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने बिल्कुल नॉर्मल रूटीन तक, उस लेवल तक जा सकते हैं। बट अगेन, डोंट फॉरगेट दैट कोविड प्रोटोकॉल यू हैव टू फॉलो। आज की अगर बात करें तो अभी हम कोविड के केसेस कम देख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब ये थोड़े दिन में सर्दी खांसी जुकाम जैसा हो जाएगा और लोग थोड़ा राहत की सांस ले पाएंगे। लेकिन ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं और कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस हैं जिन्हें लोगों को अभी भी ध्यान में रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कोविड प्रोटोकॉल? देखिए, कोविड भी एक वायरल है और हम कॉमन फ्लू वगैरह भी एक वायरल ही मानते हैं, और वायरल के साथ में काफ़ी टाइम से चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन कोविड की कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है कि कोविड फैलता बहुत जल्दी है, और फैलने के बाद में किस में सीरियस होता है ये हम नहीं कह सकते। कॉमन फ्लू के अंदर उतनी सीरियसनेस नहीं आती है, कोविड में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आती है। तो सर्वप्रथम तो जो आपने सोशल डिस्टेंसिंग कह सकते हैं, आपने जो अपना मास्क लगा करके रखना है, आपने बार बार मुंह और हाथ को ना छुएं जो कोविड प्रोटोकॉल में आते हैं। अभी दिनचर्या के अंदर आपको जो खास ध्यान रखने की बातें, जो पर्टिकुलरली हार्ट पेशेंट्स हैं, वो इस टाइप की जो लोकल गैदरिंग हो रही है, जो क्लोज गैदरिंग हो रही है, उनको अवॉइड करें। आप पर्टिकुलरली इस प्रकार के पेशेंट, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर मेरे लिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे, कि जिनको स्वयं को लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे हल्की सी खांसी बुखार है, वो स्वयं को इससे विड्रॉ करके रखें ताकि वो दूसरों को एक्सपोज ना करें। वंस दे विल एक्सपोज समबडी एंड देन द चेंज स्टार्ट्स। तो अगर जिसको भी लग रहा है कि मुझे हल्के से सिम्टम है, ही शुड विदहोल्ड हिमसेल्फ कि नहीं, मैं अभी यहाँ पे नहीं जाना चाहता। और जो जा रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति सामने उससे बहुत ज्यादा फेस टू फेस लंबी बात ना करें। जितना जल्दी हो सके, जितने जल्दी सेकंड हो सके, आप उसको कन्वर्ट करें, ट्राई करें कि आप दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएं, और थोड़ा गैदरिंग में ओपन रहें। ओपन स्पेस के अंदर ही गैदरिंग करें, क्लोज में ना करें। फेस्टिव सीजन आने वाला है, बहुत सारे लोग बाहर निकलने वाले हैं, उनके लिए ये सलाह खास तौर पर काम की है। आखिरी सवाल डॉक्टर भारद्वाज आपसे यही है कि अब फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, लोगों को लगता है अब तो बाहर निकल जाते हैं, कोविड के केसेस भी बहुत कम हो गए हैं और डर भी उतना नहीं रहा है शायद, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? डॉक्टर नरेश ने बड़ा करेक्ट बताया है कि फेस्टिव सीजन में लोग, क्योंकि अभी कोविड का इंसिडेंस काफी रिलेटिवली कम नजर आ रहा है, तो लोगों के दिमाग से सडन फियर हट गया है। बट कोविड कैन स्टिल बी देयर, किसी टाइम भी आ सकता है। वैसे जो जनरल हमें लग रहा है ओपिनियन ये है, क्योंकि सो लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन अफेक्टेड एंड वैक्सीनेशन वगैरह भी है, तो सीवियरिटी के चांसेस कम है। बट यू नेवर नो, कोविड हैज बिहेव्ड very unpredictably. So हमें मान के चलना है कि third wave is around the corner and we have to take all the precautions. Whatever Dr. Naresh has told, those are the precautions. Distancing, hand washing, avoid gatherings,
ऑल दोस प्रिकॉशंस आर मस्ट। साकेत, आपने वैक्सीनेशन की बात की, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो इस बात को लेकर डरते हैं कि अगर हमने वैक्सीनेशन लगवाई तो हार्ट की जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो सकती है। बहुत सारे लोग इसे अवॉइड करते हैं और कुछ लोगों को ये लगता है कि ब्लड थिनर्स कुछ टाइम के लिए बंद करने हैं। उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? ये बेसिकली मिथ है जो हमारे जितने वी आर डीलिंग ओनली हार्ट पेशेंट्स। आपसे बहुत पेशेंट्स हार्ट पेशेंट्स आ रहे हैं, हार्ट पेशेंट्स को कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सिर्फ ये होती है कुछ लोगों को हम स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स दे, जिनको वैल्व्स वगैरह डले हुए उनको स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स देते हैं, तो उनको इंजेक्शन साइट पे हिमेटोमा क्लॉट बनने का चांस होता है थोड़ा सा, वही एक है। तो अदरवाइज जो रूटीन पेशेंट्स मेडिसिन ले रहे हैं, हार्ट की मेडिसिन, वो सब ले सकते हैं और साथ में वैक्सीनेशन कर सकते हैं। एंड दीज पेशेंट्स नीड इट मोर बिकॉज कोविड इन लोगों में ज्यादा सीवियर होता है, तो जरूर लगवाना है इंजेक्शन। मैं सब किसी को मना नहीं करता। किसी को हम जैसे कुछ ब्लड थिनर, एसिट्रॉम वगैरह कुछ ऐसी मेडिसिन है वो हम दे रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा प्रिकॉशन बताते हैं उसके लिए कि कैसे लगाना है, ये अदरवाइज नहीं। एवरीबडी हैज टू टेक वैक्सीनेशन। Are these advanced category blood thinners, not the regular ones? These are not the regular ones, and those people know that they are taking these medicines, and उनको कुछ एक प्रिकॉशंस हैं, वो भी लगवा सकते हैं, कुछ एक प्रिकॉशंस। बीच में हमने कुछ एडवाइस ये भी सुनी कि 2 दिन के लिए ब्लड थिनर रोक दीजिए। Is it advisable? देखिए, वैक्सीन से प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन की लगाने की जो निडल है, जैसे डॉक्टर साकेत ने बताया, उस निडल से ब्लीडिंग का थोड़ा सा चांस ज्यादा है अगर आप ब्लड थिनर की डोज ज्यादा ले रहे हैं। अगर ब्लड थिनर की डोज रेगुलर ले रहे हैं, लाइक जैसे कॉमनली एस्पिरिन ले रहे हैं या जिनको हार्ट अटैक है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है, जो ब्लड थिनर की तेज दवाई जैसे एसिट्रोम है, वॉरफरिन है, रिवारोक्साबान है, अपेक्साबान है, इस टाइप की जो अलग दवाइयां ले रहे हैं, प्लीज एस्पिरिन जो बहुत कॉमनली यूज होती है, उन लोगों को कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है और सबको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। और यही एक रीजन है शायद कि भारत की अब एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। ऐसे अब 20% से ज्यादा लोग हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं, लेकिन जो लोग अभी तक सोच रहे हैं उनको दोनों डॉक्टर्स की एडवाइस से समझ में आ गया होगा कि अगर आप रेगुलर ब्लड थिनर्स पर हैं और आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, आप बिना डरे ले सकते हैं। आपके लिए वैक्सीनेशन ज्यादा जरूरी है। फिर भी कोई डाउट हो, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस कम हुआ है, अभी गया नहीं है। और आपको कोविड के साथ साथ अपने दिल का भी ख्याल रखना है। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे आपको दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए, अगर अब तक वैक्सीनेशन नहीं ली है, उसे लेना है और साथ साथ अपने दिल का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच।